क्या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से थायराइड की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है? कोरिएंडर सीड ऑयल थायराइड की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। फीमेल्स हार्मोनली ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, इसीलिए उनको थायराइड का इश्यू होता है। थायराइड ग्लैंड की फंक्शन से रिलेटेड बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हम लोग को अक्सर सुनने मिलते हैं। अनफॉर्चुनेटली उनमें से बहुत सारे मिसकंसेप्शंस यूट्यूब के थ्रू पब्लिक में प्रोपगेट हो रहे हैं, स्पेशली एक स्पेसिफिक यूट्यूब चैनल से। Many of our patients end up defaulting thyroid replacement therapy after listening to a particular YouTuber who has got millions and millions of following. Women being hormonally sensitive are more prone to this disorder. Pills are not the solution. You should without a second thought throw these pills in the dustbin. Eat raw onion as salad. It helps curing thyroid. Then coconut because it's rich in lauric acid is also very helpful. बंद करो हाथ जोड़ के मैं इस वीडियो में डिबंक करते हैं थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड कुछ ऐसे ही मिसकंसेप्शंस को। मिसकंसेप्शन नंबर 1, हाइपोथायराइडिज्म अफेक्ट्स ओनली वुमेन। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ऑटो इम्यून हाइपोथायराइडिज्म, जो कि हाइपोथायराइडिज्म का वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज है ऑफ ऑल द केसेस दैट वी सी इन द कम्युनिटी, इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में हाशिमोटोस थायराइडाइटिस भी कहा जाता है। ये ऑटो इम्यून हाइपोथायराइडिज्म बिल्कुल सही बात है कि फीमेल्स में ज्यादा कॉमन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मेल्स में नहीं पाया जाता है। इसकी अगर एनुअल इंसिडेंस रेट की अगर मैं बात करूं तो कहते हैं फीमेल्स में इसका एनुअल इंसिडेंस रेट इज 4 पर 1000, जबकि मेल्स में इसका एनुअल इंसिडेंस रेट इज 1 पर 1000। तो बात सही है, फीमेल्स में ज्यादा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेल्स में नहीं होता है। मिसकंसेप्शन नंबर 2, थायराइड डिजीज कैन बी डायग्नोज्ड बाय सिम्टम्स अलोन। हाइपोथायराइडिज्म की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। हाइपोथायराइडिज्म के लिए कहा जाता है इट इज अ ग्रेट मास्करेडर। ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जिससे जुड़े हुए सिम्टम्स हाइपोथायराइडिज्म में देखे जा सकते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि पेशेंट्स को अपने सिम्टम्स का आइडिया ही तब होता है जब उनका थायराइड का स्टेटस आफ्टर ट्रीटमेंट नॉर्मलाइज होता है। तब उन्हें रियलाइज होता है कि पिछले कुछ टाइम से जो उनको थकान महसूस हो रही थी, जो कॉन्स्टिपेशन महसूस हो रहा था, जो मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटीज महसूस हो रही थी, दे वर प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। मिसकंसेप्शन नंबर 3, हाइपोथायराइडिज्म इज ए टेम्पररी कंडीशन एंड इट विल रिजॉल्व ऑन इट्स ओन। कई लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम हाइपोथायराइडिज्म में ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो ये अपने आप कुछ टाइम में रिजॉल्व कर जाएगा। हाइपोथायराइडिज्म के बहुत सारे कारण होते हैं। इन कारणों में कुछ कारण परमानेंट होते हैं, कुछ ट्रांजिएंट कॉजेज होते हैं। ट्रांजिएंट कॉजेज में कुछ स्पेसिफिक कारण आते हैं, जैसे पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस, डिलीवरी के बाद होने वाली थायराइडाइटिस, ये रिवर्सिबल हो सकती है। कुछ लोगों में हाइपोथायराइडिज्म के बाद की जाने वाली सर्जरी या रेडियो आयोडीन ट्रीटमेंट के बाद होने वाला हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है ट्रांजिएंट हो। बट बाय एंड लार्ज जो हम लोग कम्युनिटी में हाइपोथायराइडिज्म के केसेस देखते हैं, they are either because of autoimmune thyroiditis, iodine deficiency, कुछ केसेस में कुछ दवाओं की वजह से हो सकता है, कुछ केसेस में एक कंजेनाइटल हो सकता है, and there are many more causes. इनमें से ज्यादातर केसेस में हाइपोथायराइडिज्म अपने आप से कहीं ठीक होने नहीं जा रहा। मिसकंसेप्शन नंबर 4, ओनली आयोडीन डेफिशिएंसी कॉजेस हाइपोथायराइडिज्म। कई लोगों को ऐसा लगता है कि उन्हें हाइपोथायराइडिज्म का प्रॉब्लम आयोडीन डेफिशिएंट सॉल्ट लेने से या आयोडीन की डेफिशिएंसी से हो रहा है। कई लोग ये यकीन भी नहीं कर पाते कि उनको हाइपोथायराइडिज्म हो गया है कि डॉक्टर साहब हम तो आयोडाइज नमक खाते थे। सो यस, ये बात एकदम सही है कि आयोडीन डेफिशिएंसी में हाइपोथायराइडिज्म के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। बट हाइपोथायराइडिज्म की अगर पर से बात की जाए, देयर आर मल्टीपल कॉजेस। कुछ थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड हो सकते हैं और कुछ थायराइड ग्लैंड से बाहर के कॉजेस हो सकते हैं। कुछ केसेस में आयोडीन डेफिशिएंसी हाइपोथायराइडिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। कुछ केसेस में इट कैन बी बिकॉज ऑफ ऑटो इम्यूनिटी, कुछ केसेस में इट कैन बी बिकॉज ऑफ ड्रग्स, कुछ केसेस में जेनेटिक्स का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, कुछ केसेस में इट कैन बी बिकॉज ऑफ अ सर्जरी, कुछ केसेस में इट कैन बी बिकॉज ऑफ द डिजीज ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड कुछ केसेस में इट कैन बी बिकॉज ऑफ डिजीज इन हाइपोथैलेमस। मिसकंसेप्शन नंबर 5, कंज्यूमिंग एक्सेसिव अमाउंट ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट कैन क्योर माई हाइपोथायराइडिज्म। कुछ लोगों से मैं ऐसे भी मिल चुका हूं जिन्हें लगता है कि अगर आयोडाइज्ड सॉल्ट का कंजम्पशन वो अपनी डाइट में बढ़ा देंगे तो उनका हाइपोथायराइडिज्म क्योर हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है कि आयोडाइज्ड सॉल्ट आयोडीन की डेफिशिएंसी को प्रिवेंट करता है, बट ऐसा नहीं है कि एक्सेसिव आयोडाइज्ड सॉल्ट का कंजम्पशन करने से हाइपोथायराइडिज्म रिवर्ट हो जाएगा। बिसाइड्स दिस, हाइपोथायराइडिज्म मे नॉट ऑलवेज बी बिकॉज ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी। तो जानने की बात क्या है? तो जानने की बात यह है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसकंसेप्शन नंबर 6, और ये बहुत ही कॉमन है, रोज सुनते हैं, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक मेडिसिन विल क्योर हाइपोथायराइडिज्म। एक ही लाइन बोलूंगा, फालतू के टंटों में मत पड़ो, प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट लो। एक चीज की कमी थी थायराइड हार्मोन की बॉडी में, सिंपल सा ट्रीटमेंट है, उसको रिप्लेस कर दिया जा रहा है। कोई भी मोडालिटी किसी भी तरह की हैज नॉट बीन फाउंड
to be effective in reverting hypothyroidism. Misconception number 7, और ये मैंने कुछ दिन पहले ही ओपीडी में सुना. Cold water is deleterious in thyroid disease. मुझे पहले समझ नहीं आया कि इतना पट्टी पढ़ा कौन रहा है इन लोगों को, ये सब misconceptions propagate कहाँ से हो रहे हैं. Then I found it on YouTube. तो भैया देखो, ये सिर्फ कहने सुनने की बातें हैं. There is no evidence to suggest कि cold water का exposure thyroid gland की functioning को और कम कर देगा. तो आप में से वो लोग जो ओपीडी में आके पूछते हो क्या मैं ठंडा पानी पी सकता हूँ, क्या मैं कोल्ड ड्रिंक पी सकता हूँ, पी सकते हो यार. There is no reason to believe that cold water has got some adverse effect on thyroid gland. Misconception number 8, फीमेल्स में हाइपोथायराइडिज्म इसलिए ज्यादा होता है बिकॉज दे आर हार्मोनली मोर सेंसिटिव. ये बात एकदम सही है कि फीमेल्स में हाइपोथायराइडिज्म ज्यादा देखा गया है, बट दिस इज नॉट बिकॉज फीमेल्स आर हार्मोनली मोर सेंसिटिव. ये इस वजह से बिकॉज हाइपोथायराइडिज्म के काफी केसेस आर बिकॉज ऑफ ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस. फीमेल्स में यूजुअली देखा गया है कि कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेस की प्रिवेलेंस ज्यादा होती है. हाशिमोटोस थायराइडाइटिस उन डिजीजेस में से एक. मिसकंसेप्शन नंबर 9, टेकिंग थायराइड मेडिसिन्स विल क्योर मी. कई लोगों के लिए थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है. कई लोग ऐसे मिलते हैं जो ये हमसे कहते हैं कि मुझे थायराइड की दवा लेते हुए, थायरॉक्सिन लेते हुए काफ़ी टाइम हो गया, मैं 100, 125 या 75 माइक्रोग्राम की जो टैबलेट ले रहा हूँ, इससे अब मेरा थायराइड प्रोफाइल नॉर्मल हो गया है, क्या इसे अब डिसकंटिन्यू किया जा सकता है? इसका आंसर जानने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि हाइपोथायराइडिज्म को ट्रीट कैसे किया जा रहा है. इसका आंसर है थायराइड रिप्लेसमेंट थेरेपी. जो आप सिंपल सी टैबलेट ले रहे हो मॉर्निंग में उठ के, इसका काम सिर्फ एक चीज़ है. बॉडी में थायराइड हार्मोन कम था, हमने उठा के बाहर से दे दिया. वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग अगेंस्ट द डिजीज प्रोसेस. मिसकंसेप्शन नंबर 10, थायराइड मेडिसिन जो मैं खा रहा हूँ इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होंगे. टू बी ऑनेस्ट, इसके साइड इफेक्ट्स ऐसे कुछ नोन है नहीं. प्रॉब्लम सिर्फ एक ही हो सकती है, या तो थायराइड रिप्लेसमेंट जो आपने लिया वो थायराइड हार्मोन का ओवर करेक्शन कर गया, या वो अंडर करेक्टेड ही रह गया. यानी कि आपने नेक्स्ट टाइम जब अपनी थायराइड प्रोफाइल रिपीट कराई कि आपने देखा कि अभी तो TSH लेवल सेटल नहीं हुआ है, अभी तो थायराइड प्रोफाइल नॉर्मल नहीं हुई है, दिस इज अंडर करेक्शन. इसी का दूसरा स्पेक्ट्रम ये हो जाएगा, आपने जब नेक्स्ट टाइम अपनी थायराइड प्रोफाइल कराई, आपको पता चला भाई TSH तो बहुत कम हो गया, थायराइड प्रोफाइल ओवर करेक्ट हो गई, आप थोड़े से हाइपर थायराइडिज्म के स्पेक्ट्रम की तरफ जा रहे हो. उसमें आपके सिम्टम्स दूसरे टाइप के आपको आने लगेंगे. उसमें आपको थोड़ा सा पैल्पिटेशंस, एंजाइटी, स्वेटिंग, इस टाइप के सिम्टम्स आ सकते हैं. इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ना इसमें आपको दवा छोड़ने की जरूरत है. इसमें करना यही है, दवाओं के लेवल को ऑप्टिमाइज करना है. अगर ओवर करेक्ट हुआ है, रिप्लेसमेंट को थोड़ा सा नीचे लाना है, यानी कि दवा की डोज को थोड़ा कम करना है. या अंडर करेक्टेड है तो इसको धीरे धीरे थायराइड प्रोफाइल देखते हुए इसको ग्रेजुअली इसकी डोज बढ़ानी है. मिसकंसेप्शन नंबर 11, मैंने तो XYZ यूट्यूबर की वीडियो देखी थी, उसके बताए ट्रीटमेंट से मेरा हाइपोथायराइडिज्म रिवर्ट हो गया. ऑनेस्टली अगर बोला जाए तो आपका जो हाइपोथायराइडिज्म था, अगर उसको रिवर्ट ही होना था, आप खड़िया भी खा लेते हो, रिवर्ट ही होता. इन सर्टेन केसेस हाइपोथायराइडिज्म कैन बी ट्रांजिएंट. कहने का मतलब अगर आपने थोड़े टाइम के लिए ट्रीटमेंट नहीं भी लिया, थायराइड प्रोफाइल डीरेंज थी तो इन केसेस में ये रिवर्ट बैक टू नॉर्मल भी कर सकता है. अब इसमें चाहे आप थायराइड ग्लैंड के ऊपर मसाज करते रहो, आप चाहे इसके ऊपर प्याज रगड़ते रहो, इसके ऊपर चाहे कोरिएंडर सीड ऑयल रगड़ते रहो, अगर उसको रिवर्ट होना है वो वैसे ही रिवर्ट हो जाएगा. मिसकंसेप्शन नंबर 12, वॉलनट ऑयल मसाज या अनियन के जूस की मसाज से हाइपोथायराइडिज्म रिवर्ट हो जाएगा. अच्छा. सुन के शुरू में हंसी आई मुझे, बट बाद में मुझे पता चला किसी एक सज्जन ने YouTube पे ऐसा करने के लिए बड़ी गंभीरता से बताया हुआ है और लोग किए जा रहे हैं. There is one oil which has been given a lot of importance in the Ayurvedic scriptures to treat thyroid, and it's Acrotelam, that is pure cold pressed walnut oil. All you need to do is every night before going to sleep, take 4 to 5 drops of walnut oil and massage the thyroid area to heal it. You can massage the neck with onion juice, that too is effective. Just like walnut oil, coriander seed water is also highly effective for thyroid. भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई. There is no scientific evidence that says walnut oil massage या onion juice की massage will cure hypothyroidism. Onion के किसी भी फॉर्म में कंजम्पशन से या walnut oil की मसाज से हो सकता है आपको कुछ हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हों, मुझे नहीं पता, बट हाइपोथायराइडिज्म ये नहीं ठीक होगा इससे, ये तो गारंटी है. मिसकंसेप्शन नंबर 13, कंज्यूमिंग क्रश्ड कोरिएंडर सीड ऑयल विल क्योर माई हाइपोथायराइडिज्म. तो इस बात का भी कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि क्रश्ड कोरिएंडर सीड ऑयल लेने से हाइपोथायराइडिज्म ठीक हो जाता है. सिंपल सी बात समझो, हाइपोथायराइडिज्म एक मेडिकल कंडीशन है, थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रहा है, जो हार्मोन्स हम एक्सपेक्ट करते हैं कि थायराइड ग्लैंड से निकलेंगे वो नहीं निकल रहा. आप कोरिएंडर डालो, आप टर्मरिक डालो,
आप गरम मसाला डालो, अपने आप वो काम नहीं करने लग जाएगा। तो अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म डायग्नोज किया गया है तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास जाइए, अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाइए, अपने फिजिशियन के पास जाइए। वो आपको इसमें हेल्प करेगा कि इसमें दवाएं क्या लेनी है। अगर इसी क्रश कोरिएंडर सीड वाटर से ही सब कुछ ठीक होना होता तो ये चौराहे पे बिगड़ा होता। मिसकंसेप्शन नंबर 14, और ये सुन के काफी लोगों को बुरा लग सकता है, योगा एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आर गोइंग टू क्योर माय हाइपोथायराइडिज्म। ऑनेस्टली, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आर नॉट अ क्योर फॉर हाइपोथायराइडिज्म। किसी भी तरह की योगा हाइपोथायराइडिज्म को ठीक नहीं कर सकती। हाइपोथायराइडिज्म एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रहा है। इससे हमें कुछ फटीग एक्सपेक्टेड होता है, इससे कुछ लोगों को वेट गेन महसूस हो सकता है, इससे कुछ लोगों को डिप्रेशन महसूस हो सकता है आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से, या हो सकता है आपकी योगा से आपको उसमें होने वाले फटीग में बेनिफिट मिल रहा हो, आपको उसमें होने वाले वेट गेन में बेनिफिट मिल रहा हो, आपको उसमें होने वाले डिप्रेशन में थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल रहा हो। बट क्या इससे आपकी थायराइड प्रोफाइल नॉर्मल होने जा रही है? नहीं। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? पूरी कहानी का सार ये है कि अगर आपको बताया हुआ है कि आपको हाइपोथायराइडिज्म या आपका थायराइड अंडर एक्टिव है और आप YouTube पे बैठ के नुस्खे ढूंढ रहे हैं कि इसको बिना दवा लिए हम ठीक कैसे कर देंगे, देन यू आर नॉट डूइंग गुड टू योरसेल्फ। आप सिर्फ ट्रीटमेंट डिले कर रहे हो, आप वेट कर रहे हो कि अब प्रॉब्लम्स आए, अब सिम्टम्स और प्रोफाउंड हो, थोड़ा और वेट गेन हो, थोड़ा कॉन्स्टिपेशन हो, थोड़ी मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटीज और हो, थोड़ा और फटीग हो और काम करना रुके, थोड़े और बाल जाएं। हाइपोथायराइडिज्म एक इजीली मैनेजेबल कंडीशन है। एक सिंपल सी टैबलेट है जो आपको हाइपोथायराइडिज्म में होने वाले कॉम्प्लिकेशन से, उससे होने वाले वेट गेन से, उससे होने वाले हेयर लॉस से, उससे होने वाले डिप्रेशन से दूर रखती है। तो थोड़ा साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करो और ऐसे लोगों को सुनना बंद करो जो मिस इन्फॉर्मेशन प्रोपेगेट कर रहे हैं।